तो ना एक बड़ा अहम सा सवाल आता है दिमाग में। मुझे आज भी याद है, जो ज्योग्राफी की टीचर हमसे पहली बार क्लास में पूछा करती थी। एंड शी यूज्ड टू से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अर्थ फॉर्म। आप अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये एक सॉलिड बॉल है या हॉलो बॉल है? और फिर वो हमको बताती कि अर्थ के अंदर कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लेकिन उन लेयर्स को हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर हम उन लेयर्स को खुद बनाएं एक एक करके, तो फिर मरने के दिन तक हमें कोई उसे भुला नहीं सकता। तो याद रखना, जो भी हम अर्थ में देखते हैं, आपने माउंटेन देखे हैं, प्लेट्यू देखे हैं, ऑल ऑफ दिस दे आर a product of processes operating in the interior of the earth। अर्थ के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो ऑपरेट करते हैं। इन्हें अर्थ के अंदर है, इसलिए इंग्लिश में एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं या एंडोजेनेटिक भी कहते हैं। जेनेटिक ये जो वर्ड है, आप इसको अंडरलाइन करिए, ये जेनिक, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए। इसका मतलब होता है कि ये अंदरूनी प्रोसेसेस कुछ बनाते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस। और ये क्या बनाते हैं? तो माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को ये रेस करते हैं। और एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी बाहर से असर करने वाले जो प्रोसेस हैं, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को तोड़ते हैं। यानी माउंटेन्स की हाइट कम होती है, उनका वेदरिंग होता है, उसमें से पत्थर टूट टूट के निकलते हैं, माउंटेन्स छोटे होते हैं। तो जो बाहर से प्रोसेस ऑपरेट करता है, हम उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक मतलब बाहर से कुछ बनाने वाले प्रोसेसेस। और एक होती है अंदर की ताकत, उसे कहते हैं एंडोजेनिक। तो एंडोजेनिक ना ऐसे रेज करती है अर्थ के क्रस्ट पर डिफरेंट फॉर्म्स। और एक्सोजेनिक जो है वो उनको तोड़ती है, उसका वेदरिंग करती है। तो कहीं भी आप जब देखें, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे, अरावली के पर्वत देखें या हिमालयाज देखें, तो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। एक जो अंदर से उठा रहा है उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक, और एक जो बाहर से उसको तोड़ रहा है। खासकर सनी है, हमारा सूरज है, सोलर, जो उसे बाहर से तोड़ता है, उसको कहते हैं एक्सोजेनिक। तो ज्योग्राफी की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक हम इन फोर्सेस को नहीं समझेंगे, हम अर्थ के इंटीरियर में क्या है नहीं जानेंगे। जब तक हम अर्थ के इंटीरियर में नहीं जानेंगे, तो अर्थ के क्रस्ट पर किस तरह के रॉक्स, किस तरह की सॉइल, किस तरह के मिनरल्स, किस तरह की क्रॉप्स हमको मिल सकती है, ये हम नहीं जाने। और एक बात बताऊं, हम में से हर एक अपने ज्योग्राफी का बेटा है। अगर मेरा कलर ब्राउन है, इसका मतलब है कि मैं इक्वेटर यानी अर्थ के बीच की भूमध्य रेखा, हम जिसे हिंदी में कहते हैं, उस इक्वेटर पे अर्थ की सोलर एनर्जी इतनी स्ट्रेट आती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, कि वहाँ रहने वाले लोग जल जाएं। इसलिए अपने आप को जलाने से बचाने के लिए उनकी बॉडी ने एक अडेप्टेशन किया है, और वो है हमारी स्किन में मेलानिन, वो काला कलर जो विटामिन डी के बढ़ने पर बढ़ के उसको रोकने लगता है। जो लोग एकदम नॉर्थ लैटिट्यूड्स में रहते हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत स्लांट आती है, ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके कलर को आप अक्सर गोरा पाएंगे। इवन हमारा कलर भी हमारी ज्योग्राफी से डिसाइड होता है कि हम इक्वेटर से या ट्रॉपिक से कितना दूर हैं। अगर हम दो ट्रॉपिक्स के बीच में हैं, इक्वेटर के पास है, तो हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। लेकिन अगर हम बहुत ऊपर रह रहे हैं, नॉर्थ में, जहाँ पे सूरज की रेस स्लांट आती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनका कलर थोड़ा ज़्यादा गोरा होता है। हम में से जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, उनका वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्री तट, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनका स्टेपल डाइट राइस होता है। और ख़ासकर कोस्टल एरियाज़ में मिलने वाली मछली होती है। हम में से जो लोग सूखे एरियाज़ में अंदर रहते हैं, जहाँ तक आते आते बादलों का पानी खत्म हो जाता है, जैसे दिल्ली और दिल्ली के नॉर्थ में पहुँचते पहुँचते बादल अपना बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं। अब आप दिल्ली की बारिश को तमिलनाडु के साइड, केरला की बारिश से आप कंपेयर करिए, तो दिल्ली मानसून आते आते बहुत लेट हो जाता है, ऑलमोस्ट अगस्त लग जाता है, फिर भी उतनी बारिश नहीं होती। और केरला में रोज़ बारिश होती है। तो दिल्ली में जहाँ बारिश अच्छी नहीं होती, वहाँ पर वीट और बार्ली ये स्टेपल डाइट होता है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा ना, मक्के की रोटी, सरसों का साग। वहाँ पे आपने सुना होगा साहब की डोसा,
इडली सब चावल की बनी हुई। आपने बंगाल साइड में सुना होगा मासी भात, मछली और भात वो लोग खाते हैं। तो ज्योग्राफी ये तक डिसाइड करती है कि हम खाते क्या हैं, हम पहनते क्या हैं। एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी। ठंडी में हम क्या पहनते हैं, गर्मी में हम क्या पहनते हैं, हमारी स्किन का कलर कैसा है, एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी। इवन चेहरे के फिजियोग्राफी और एनाटॉमी भी डिसाइड करता है ज्योग्राफी। एक एग्जांपल है इसका कि मंगोलिया के गोबी डेजर्ट के किनारे जो मंगोल्स रहते थे, तो सूरज की रोशनी में मंगोलिया डेजर्ट, उसकी रेत और रेत के अंदर का सिलिका बहुत जोर से चमकता था। तो उनकी आंखों को अडेप्टेशन दिया गया, उनकी आंखें हाफ क्लोज की गई, जिसे हम चाइनीज आंखें या कोरियन आंखें कहते हैं। वो एक अडेप्टेशन था जो नया, वो भी ज्योग्राफी से डिपेंडेंट था। तो ज्योग्राफी डिसाइड्स मैनी थिंग। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, सारे सवालों के जवाब देता है। आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, क्यों गोल है जमीन, हर चीज का जवाब। और मैं अपनी लाइफ से एक बात बताता हूँ और आपके लिए भी दुआ करता हूँ। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे अपने रब के बहुत करीब ले आया। उसकी नेमतों को जब मैंने समझा है, जाना है, तो मैं उसे बहुत मानने लगा। वो प्रूफ, वो एविडेंस, गॉड, गैलीलियो ने कहा था ना, देयर आर टू लैंग्वेजेस डिस्क्राइबिंग द सेम गॉड एंड वन इज द साइंस, अनदर इज द रिलीजन। तो ये साइंस है जो हमको गॉड के करीब लाता है, उस साइंस को हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अंदर से कौन से फोर्सेस ऑपरेट करते हैं और बाहर से कौन से फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। इस पहले लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक और चीज याद की होगी बचपन से, 6400 किलोमीटर राउंड फिगर में अर्थ के रेडियस को बताया जाता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर का है। लेकिन प्रिसाइज चीज़ें चाहिए, यूपीएससी का एग्जाम है, तो 6370 किलोमीटर का रेडियस होता है। अर्थ के बीचों बीच कोई नहीं पहुंच सकता। नोबडी कैन गो एंड मेक द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। अंदर जाके हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सैंपल नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर अंदर जाने के बाद कुछ होता है। जैसे ही हम कुछ किलोमीटर अंदर जाते हैं, मैग्मा वो लावा बन के बाहर निकल के फ्लो होने लगता है। ये मैग्मा, ये लावा, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन सब चीज़ हमारे सिलेबस में है। हम हर चीज़ को देखेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको पेशेंस रखना होगा, इन वर्ड को थोड़ा थोड़ा समझना होगा, बाद में हम गहराई से समझेंगे। तो फिर आप सोचते होंगे कि सर ने अभी कहा कि अंदर जाके कोई पता नहीं लगा सकता, तो साइंटिस्ट कैसे बताते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, किस तरह का मटेरियल है, कितने डेप्थ पे, कैसे बताते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ is largely based on estimate and inferences. Estimate in inferences, किसी को देखकर उसका estimate बनाना, उसका inference बनाना, indirect observation से कहते हैं। तो ये जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आती है, लेकिन बहुत सारी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आती है। डायरेक्ट में देखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप अर्थ के क्रस्ट पे देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? अर्थ के ऊपर हमको सरफेस पे रॉक दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं। माइनिंग एरियाज पे अगर हम जाएंगे तो पत्थरों का साइज बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ के क्रस्ट में और नीचे जाते हैं, पत्थरों का, बोल्डर्स का रॉक बहुत बड़ा हो जाता है। और हमने आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में पढ़ा है, एक पत्थर से पूरा एक मंदिर बनाया गया है एलोरा में, जिसे हम कैलाशनाथ टेम्पल कहते हैं। तो पत्थरों का साइज बड़ा होने लगता है। साउथ अफ्रीका में कुछ गोल्ड माइंस हैं जो 3 से 4 किलोमीटर डीप हैं, लेकिन कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक, ये पहली चीज़ है जो आपको मैप पे मार्क करनी पड़ेगी। आपको 2 एटलस लेना है। ऑक्सफोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लेना है, और ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान का भी एक ले लीजिए और ऑक्सफोर्ड का भी एक ले लीजिए। एक जो ओरिएंट ब्लैक स्वान का आएगा वो आप वर्ल्ड मैप के लिए मार्क करना, और जो ऑक्सफोर्ड का आएगा वो आप इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी के लिए मार्क करना। वैसे हिस्ट्री में भी मैप से ही पढ़ना चाहिए। और वहीं पर लिखो, गोला बनाकर जिसको कहते हैं ना, वहीं पे लिखना चाहिए। अपनी मैप बुक को गंदा करना चाहिए। जो लोग अपनी मैप बुक को गंदा करते हैं उनका ज्योग्राफी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आपको कर्नाटक में जाना चाहिए। सबसे पहले बेंगलोर के पास, बेंगलुरु के अंदर एक जगह नीचे देखिए, वहाँ पर आपको कोलार मिलेगा, मैसूरू के पास। कोलार, वो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, गंगास यहाँ पे राज करते थे ऑफ कर्नाटका। ये गोल्ड फील्ड है, लेकिन हमारा गोल्ड का लस्ट बहुत ज़्यादा है। हम जो हैं सोना बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती हमारे कल्चर में बिना सोने के, तो हमने इतना खोदा है
कि वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस हो गई है हमारी कोलार गोल्डफील्ड। 12 किलोमीटर के आसपास हमने इसको खोद दिया है और इतने नीचे जाने पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमको अप्रोच किया कि हमारा भी सिस्मिक मॉनिटर ये वर्ड लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि अर्थक्वेक के ग्राफ्स बताने वाला, कब अर्थक्वेक आ रहा है, कब ज़मीन हिल रही है। जब ज़मीन खत्म होगी तो सबसे पहले पोलार में पता चलेगा। तो वहाँ ले जाके कई कंट्रीज़ ने अपने डिवाइसेस लगा दिए और जब आपको मैं 12 किलोमीटर नीचे उतारूँ अगर वहाँ पर ले जाकर अभी, तो आपको एक सूट पहनना पड़ेगा फायर प्रूफ। क्यों? जितना हम नीचे जाते हैं उतनी गर्मी बढ़ती जाती है, उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि अर्थ के बीच में, क्रस्ट में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इनके डिसइंटीग्रेशन से धीरे धीरे गर्मी आती है। तो जितना हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ेगी अभी थोड़ी देर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो कोलार गोल्डफील्ड भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ही सबसे गहरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे हैव टेकन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। इंसान हमेशा से जानना चाहता था कि जिसके ऊपर वो रहता है उसके अंदर क्या है। वो बहुत सारी जगह हमने ना क्रिस्टल पोर्शंस को खोदने की कोशिश की है। तो अमेरिकन्स दे वर द फर्स्ट। उन्होंने डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया था 1968 से 1983 तक। उन्होंने डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट टेक्सास यूनिवर्सिटी ने, A&M यूनिवर्सिटी टेक्सास ने इसको किया था और उन्होंने थोड़ी चालाकी की। ओशियन में फिलीपींस के पास में उनकी कॉलोनी थी, फिलीपींस पे कब्जा था अमेरिका का। एक ट्रेंच आता है बच्चों जिसको हमको मार्क करना है। आपको ये पीछे ओशियन के मैप में मिलेगा। लास्ट मैप में ना ओशियन के मैप्स दिए थे। वहाँ पर आपको जाके एक ट्रेंच ढूंढनी पड़ेगी, मारियाना ट्रेंच। उस मारियाना ट्रेंच को फिलीपींस के पास आपको ब्लो लाइट करना पड़ेगा, डीपेस्ट ट्रेंच है। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, सबसे पहले वो डीप ट्रेंच तक गए और डीप ट्रेंच तक जाने के बाद उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। अभी हार्डली वो 2 या 3 किलोमीटर खोद पाए थे, तो उसमें से मैग्मा बाहर आने लगा। और जितना आप नीचे जाके खोदेंगे ना, 11 किलोमीटर के आसपास है वो मारियाना ट्रेंच है। और जब आप जितना नीचे जाएंगे साहब, उतना पानी का फोर्स आपकी मशीन पर बढ़ता जाएगा और नट और बोल्ट पर इतना प्रेशर हो जाता है कि वहाँ ड्रिलिंग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर रशियंस ने किया था, खासकर USSR के ज़माने में, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और ये इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो था, ये डीपेस्ट ड्रिल बनाई इसने कोला पेनिनसुला में। आपको रशिया का मैप खोलना पड़ेगा, उसके कोला पे जाइए, डीपेस्ट ड्रिल एट कोला पेनिनसुला ऊपर में एक जगह बनी होगी, वहाँ पर जाकर आर्कटिक ओशन में मार्क करिए और लिखिए, वहीं लिखिए, मैप के ऊपर लिखिए, मार्जिन्स के पास लिखिए कि इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक डीपेस्ट ड्रिल है आर्कटिक ओशन में और उसकी डेप्थ है 12,226 मीटर के आसपास। 12,226 मीटर, इतनी गहरी यहाँ खोद कर देखा गया। क्यों खोदा गया, आइए हम इस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को आगे देखेंगे। ठीक है, 20 साल तक खोदा गया, तब जाकर ये 12,226 मीटर के आसपास पहुंची। और वहां पर पहुंचकर इतना पैसा लगाकर, उसके बाद रशिया के ऊपर सारे सैंक्शंस लगे उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहा कि वो उसको कंटिन्यू कर पाते। एंड नाउ द प्रोसेस हैड बीन अबैंडन। अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ना अबैंडन कर दिया है।